एनसीईआरटी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है मृदा, उसके नोट्स देखने वाले हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और हो सके तो आप इन नोट्सों को साथ में उतार सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर के अंतर्गत दे रखा है कि मृदा क्या है। मृदा सैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रित रूप होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण है मृदा। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनता है, आप ध्यान रखिएगा। मृदा को उच्चावच प्रभावित करते हैं, जनक सामग्रियाँ प्रभावित करते हैं, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव, ठीक है, रूप व समय। तो ये सभी जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं मृदा को। तो इन कारकों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है, मृदा की सामान्यतः 3 परतें दिखाई देती है। तो मृदा में 3 परतें दिखाई देती है, उनको क्या कहा जाता है? जिन्हें संस्तर कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। एक है उर्वर, एक है ऊसर। उर्वर यानी उपजाऊ और ऊसर यानी अनुपजाऊ मृदा, अनउर्वर। भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनको देखते हैं इस क्रम को। तो सबसे अधिक कौन सी मृदा है भारत के अंतर्गत? वो है इंसेप्टिजोल, ठीक है, ये है 39.74%। इसके बाद में है एंटीजोल, फिर है अल्फिजोल, वर्टिजोल, एरिडोजोल और अल्टीजोल। इसके बाद में मोलिजोल्स। तो ये सारी जो मिट्टियाँ हैं वो आप जरूर ध्यान रखिए, इनका क्रम जरूर ध्यान रखिए कि सबसे अधिक कौन सी, उसके बाद में कौन सी और उसके बाद में कौन सी है। सबसे अधिक तो है इंसेप्टिजोल्स, और इसका कई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ डायरेक्टली, भारत में किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। एनसीईआरटी का ये फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। स्रोत की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में इसका स्रोत दे रखा है भारतीय मृदा राष्ट्रीय भू सर्वेक्षण एवं भू उपयोग ब्यूरो, प्रकाशन संख्या 94। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनको निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से प्रकारों में बांटा गया है वो देखते हैं। एक है जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदाएं और पिटमय मृदा। इसके अलावा वन मृदाएं। देखिए, जितने भी ये मृदाएं दे रखी है इनसे संबंधित एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है 2 प्रकार के। एक तो ये किन किन राज्यों में पाई जाती है, इसके अलावा इनसे संबंधित कोई विशेषता है तो वो एग्जामों के अंतर्गत अधिकतर आती है। तो एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पूरा मैप दे रखा है एनसीईआरटी के अंतर्गत। तो देखते हैं आगे हम। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। देखिए, जलोढ़ मृदा का जो सिंबल है यहाँ पर वो है ये बिंदुओं वाला। तो आप पहले एक बार मैप के अंदर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर है ये पूरी जलोढ़ मृदा है। इसके अलावा ऊपर देखिए, ये पूरी जलोढ़ मृदा है यहाँ पर। तो इसको आप थोड़ा सा मैप को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार हम मैप में देख लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंतर्गत स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब हम इसका जो मैटर है वो पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान व नदी घाटियों में विस्तृत भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लगभग देश के 40% भाग पर जलोढ़ मृदा जो है वो फैली हुई है। ये निक्षेपित मृदाएं हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है, ये किस प्रकार की मृदा है? तो निक्षेपित मृदा है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई गुजरात के मैदान में फैली हुई है। जस्ट अभी हमने ये यहाँ पर देखा है, राजस्थान के ये एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई आगे ये गुजरात के अंतर्गत फैली हुई है। तो मैप में
मैप स्टडी इसकी जरूर करें ताकि आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर बना रहे। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट के नदी डेल्टा व नदी घाटियों में ये पाई जाती है। इसका भी हमने अभी मैप के अंतर्गत देखा था। पूर्वी घाट कौन सा? पूर्वी तट, पूर्वी तट ये वाला। तो पूर्वी तट पर भी ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक व फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब देखिए इसके अंतर्गत और कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जलोढ़ मृदा की, वो है इसके दो भाग, ठीक है, एक खादर और एक बांगर। खादर क्या है? प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ है जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। यानी नदी के द्वारा प्रतिवर्ष जहां तक जो मृदा है निक्षेपित की जाती है वो वाला भाग खादर है। और बांगर यह एक पुराना जलोढ़ है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। यानी नदी जिस क्षेत्र में अपना जल के द्वारा मिट्टी को निक्षेपित नहीं कर पाती है, जो आगे की ओर वाला है, तो वो जो क्षेत्र है वो है बांगड़ क्षेत्र। समझे कि हमारी नदी है, अगर यहाँ पर इसमें बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के द्वारा इतने क्षेत्र में मिट्टी को निक्षेपित कर दिया जाता है और इसके आगे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वो निक्षेपित नहीं कर पाती है मृदा को। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तो है बांगर, ये वाला है खादर। ये मृदाएं जो ये मृदा गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की होती है के अंतर्गत पाई जाती है। इसका रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा का रंग जो है हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। सेकंड जो हमारी मृदा है वो है काली मृदा। दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है काली मृदा। अभी हम इसको वापस एक बार मैप में देखेंगे, आप एक बार इनको दिमाग में रखिए। दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भागों में, गोदावरी व कृष्णा नदियों के ऊपरी भाग में। तो अब हम इनको मैप के अंतर्गत वापस देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए काली मृदा का जो सिंबल है वो है इस प्रकार का। तो देखिए प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके अधिकांशतः भाग पर ये काली मृदाएं पाई जाती हैं। महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नीचे भी देखो ये जो काली मृदा है ये पाई जाती है छोटे छोटे भागों के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर गुजरात का हमने नहीं देखा है, गुजरात में भी है। यहाँ पर देखिए गुजरात में भी काली मृदाएं पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं गोदावरी और कृष्णा के ऊपरी भागों में। इसके अलावा अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं अन्य नाम। काली मृदा को रेगर तथा कपास वाली काली मृदा या फिर स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। यहाँ से देखिए कई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तो वो है काली मृदा, क्योंकि देखिए सूखने के बाद में जो काली मृदा है उसके अंतर्गत दरारें पड़ जाती हैं, तो इस कारण इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। काली जो मृदाएं हैं वो मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती है। ये देखिए इसकी विशेषता है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में से ऐसी विशेषताओं को एग्जामों के अंतर्गत पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में ये प्रश्न बना था। पहले ये ऊपर वाला फैक्ट देख लेते हैं। ये मृदा गीले होने पर जो है फूल जाती है, वह चिपचिपी हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गीले होने पर तो ये फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर इनके अंतर्गत दरारें आ जाती हैं। तो इसी कारण इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। सूखने पर सिकुड़ जाती है, शुष्क ऋतु में दरारें इसके अंतर्गत पड़ जाती है। तो ये जो फैक्ट है ये फैक्ट आया था फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2018 वाले पेपर में अंतर्गत। आप उस पेपर को उठाकर देख सकते हैं, एनसीईआरटी की हुबहू ये लाइन उसके अंतर्गत छपी थी। काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसमें चूने, लोहे, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व पाए जाते हैं। पोटास भी पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन
और जैव पदार्थों की इस मृदा के अंतर्गत कमी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत भी फास्फोरस की कमी पाई जाती है, काली मृदा में भी फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा और काली जो मिट्टी है, इन दोनों में पोटास पाया जाता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए रंग की बात करें तो गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच का जो कलर है वो काली मृदा का होता है। आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी विशेषता और फैक्ट है, क्षेत्र है, वो हमने काली मृदा से संबंधित देखे हैं। आप अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा। आगे है लाल और पीली मृदाएं। लाल मृदा का विकास किस प्रकार हुआ है और कहाँ कहाँ पर हुआ है वो देखते हैं। दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत लाल मृदा का विकास हुआ है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग के अंतर्गत लाल मृदा पाई जाती है। अब हम इसको पहले ये वाले 2 लाइन और देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदाएं पाई जाती है। पीली व लाल मृदा ओडिशा व छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भागों में भी लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इनको आप देखते हैं मैप के अंतर्गत। देखिए मैप के अंतर्गत इनको आप अच्छे से देखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप ये जो यहाँ पर दे रखा है, ये वाला कॉलम जो इस प्रकार के बने हुए हैं, ठीक है, सिंबल्स, वो है लाल और पीली मृदा। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा था छत्तीसगढ़ ओडिशा का ये जो क्षेत्र है जिसके अंदर ये दे रखा है, यहाँ पर ये पाई जाती है लाल व पीली मृदा। और इसके अलावा पश्चिमी घाट के अंतर्गत भी ये पाई जाती है। आगे चलते हैं अब वापस हम लाल और पीली मृदा। देखिए दक्कन पठार के पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग के अंतर्गत, इसके अलावा पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र में, और इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में ये मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, लोहे के व्यापक विसरण के कारण। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो अब तक जो हमने जितनी भी मिट्टियाँ देखी है उन सभी के अंतर्गत फास्फोरस की कमी पाई गई है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं लेटेराइट मृदा। इस मृदा से संबंधित अधिकतर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ है ईट। तो आप ध्यान रखिएगा, लेटेराइट लेटर से बना है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, अर्थ इसका है ईट। ये मृदाएं उच्च तापमान तथा भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, लेटेराइट मृदा उच्च तापमान होना चाहिए और वर्षा भी भारी होनी चाहिए, ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है लेटेराइट मृदा। ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षलन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना व सिलिका निक्षलित हो जाते हैं व लोहे के ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के यौगिक मृदा में शेष रह जाते हैं। जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम की इसके अंतर्गत कमी पाई जाती है। लौह ऑक्साइड तथा पोटास की अधिकता लेटेराइट मृदा में पाई जाती है। कृषि के लिए ये जो मृदा है वो पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं उपयुक्त है। ये देखिए ये फैक्ट काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। काजू की खेती जो की जाती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, वो किस मृदा में की जाती है? लाल लेटेराइट मृदा में। मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदाओं का जो प्रयोग है वो ईंट बनाने के लिए किया जाता है। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्र में, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के अंतर्गत लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो अब हम इसको मैप के अंतर्गत एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेटेराइट मृदा का जो सिंबल है वो है ये वाला। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो क्षेत्र है
इसके अंतर्गत लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसके अलावा ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सब लेटराइट मृदा के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी है असम के अंतर्गत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इनका रंग किस प्रकार का होता है, लाल से लेकर किस्मसी तक का इनका रंग होता है। संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी संरचना बलुई के समान होती है लेकिन प्रकृति में यह लवणीय होती है शुष्क मृदाएं। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान व तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होता है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये मृदाएं पाई जाती है और ये एक अनुर्वर मृदा है। ह्यूमस व जैव पदार्थ जो है कम मात्रा में इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे है लवण मृदाएं। इसका अन्य नाम है ऊसर मृदाएं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के का जो अनुपात है वो अधिक होता है। ये भी एक अनुर्वर मृदा है। नाइट्रोजन व चूने की इसके अंतर्गत कमी पाई जाती है। क्षेत्र की अगर हम बात करें, पश्चिमी जो गुजरात है, पूर्वी तट के डेल्टा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र और पंजाब व हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर भी ये मृदा पाई जाती है। अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी की जो परत है उसमें नमक जमा हो जाता है। तो अत्यधिक सिंचाई से मृदा के अंतर्गत लवणीयता आ जाती है। तो इसके लिए पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी गई है। ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी के अंतर्गत है, इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। आगे हैं पिटमय मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो पिटमय मृदा है ये बिहार के उत्तरी भाग में, दक्षिण उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के जो तट हैं, इसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु के अंतर्गत ये मृदा पाई जाती है। जैव पदार्थों की मात्रा इसके अंतर्गत 40 से 50% होती है। रंग इसका सामान्यतः गाढ़े और काले रंग का होता है पिटमय मृदा होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों के अंतर्गत ये मृदाएं हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर वनस्पति की वृद्धि अच्छे से होती है। आगे है वन मृदाएं। इनका निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। ये अम्लीय व कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचले घाटियों में उर्वर मृदा होती है। तो जितने प्रकार की देखिए 8 मृदा है, इनको हमने देखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट को। अब हम देखते हैं आगे मृदा अवकर्षण। मृदा की उर्वरता का ह्रास होना ही मृदा अवकर्षण है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। तो आप ध्यान रखिएगा, मृदा की उर्वरता का ह्रास होना ही मृदा अवकर्षण है। मृदा अपरदन। मृदा के आवरण का विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। पवन व जल मृदा अपरदन के 2 शक्तिशाली कारक हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जल अपरदन के 2 रूप, एक तो है परत अपरदन, इसके अंतर्गत समतल भूमि पर जो है वो अपरदन होता है। एक इसके अलावा अवनलिका अपरदन, सामान्यतः तीव्र ढालों पर जो मृदा का अपरदन होता है वो है। तो जल के द्वारा 2 प्रकार के अपरदन है, एक तो समतल भूमि पर और एक ढाल वाली भूमि पर, जिसको अवनलिका अपरदन कहा जाता है। जिस प्रदेशों में अवनलिकाएं तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्खात भूमि से संबंधित चंबल नदी जो है वो जानी जाती है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ये तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। देखिए ये जो फैक्ट है वो आपको याद हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ये जो बीहड़ है वो हमें और कहाँ देखने को मिलते हैं, उत्खात भूमि तमिलनाडु व
पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए गंभीर एक समस्या है और मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वो है वनोन्मूलन, यानी वनों को काटना और वनों का जो कम होना है वो। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ उपाय यहाँ पर दे रखे हैं। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी करना, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित कृषि तथा सस्यावर्धन उपचार करना। तो ये सभी मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। आई होप आपको पूरा ये वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपके सामने रखे हैं और वीडियो को फास्ट तरीके से मैंने थोड़ा बनाया है। सारे फैक्ट मैंने आपको कम समय में रखने की मैंने कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द मैं लेके आ जाऊँगा। उसके लिए आपको बस एक ये करना है कि कोई भी एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।